लेटर वैदिक पीरियड से ही हमें देखने को मिला है कि इस देश में पिछड़ी जातियों और जनजातियों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के गुजरने के बाद जब 1947 में देश आजाद होता है और 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, तो फिर ये ख्याल रखा जाता है कि अब किसी भी तरीके की स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके का छुआछूत या भेदभाव ना हो, और उसी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट किया जाने लगा आर्टिकल नंबर 338 में। और इस पर्टिकुलर एक ऑफिसर को ये फंक्शंस दिए गए, ये पावर्स दिए गए कि देश में किसी भी कम्युनिटी के, मतलब स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के किसी भी कम्युनिटी के किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसकी शिकायत आप तक पहुंचाई जाएगी, आपको उस पर रिपोर्ट बनानी है और फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम इस आर्टिकल नंबर 338 में जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट है, उसे हम स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कमीशन आज आपको 2024 में देखने को मिलती है, 1950 में पहले ये कमीशन ना होकर सिर्फ स्पेशल ऑफिसर ही कहलाती थी। और 1950 से लेकर 2024 तक किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब का सफर रहा है, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या पावर्स हैं, और किस तरीके से ये देश में डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाने, उससे पहले आज के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को देखते हैं, तो आर्टिकल नंबर 338 में हमें नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड 338A में नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब देखने को मिलता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलता है। और मेजर फंक्शन इनके ये है कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, उनको यहां पर प्रोटेक्ट करना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब का मतलब क्या होता है, इनकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है, और क्या ये संविधान में दी गई है? जी हां, स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब की डेफिनेशन आपको संविधान में आर्टिकल 341, 342 में देखने को मिलती है, जहां पर स्केड्यूल कास्ट के लिए यह कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो सोशली बैकवर्ड होती है, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़ी होती है, वो अनुसूचित जाति या स्केड्यूल कास्ट कहलाती है। यहीं पर वही वो कम्युनिटी जो ज्योग्राफिकली बैकवर्ड होती है, यानी भौगोलिक रूप से पिछड़ी होती है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। स्पेसिफिक वे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 341 में हमें स्केड्यूल कास्ट की डेफिनेशन देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 341 क्लॉज 1 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को इस बात की पावर और अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी कम्युनिटी को स्केड्यूल कास्ट में शामिल कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या फिर किसी भी कम्युनिटी को स्केड्यूल कास्ट के क्राइटेरिया से बाहर कर सकते हैं। वहीं अगर इसके आर्टिकल 341 क्लॉज 2 की बात देखें तो यही जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 341 क्लॉज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्केड्यूल कास्ट को इंक्लूड कर सकती है, किसी कम्युनिटी को एससी कैटेगरी में, या फिर उसे वहां से पूरी तरीके से बाहर भी निकाल सकती है। अगर इनकी डेमोग्राफी की बात करें तो 2011 का सेंसस जो सबसे लेटेस्ट है हमारे पास, उसके अनुसार आज भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका करीबन 16.6% कम्युनिटीज या पॉपुलेशन हमें स्केड्यूल कास्ट की देखने को मिलती है। परसेंटेज वाइज भी अगर बात करें तो देश में सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग नंबर वाइज भी अगर देखने के लिए, ये नंबर वाइज है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो पंजाब में भी आपको स्केड्यूल कास्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्केड्यूल कास्ट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में होता है, हिंदू रिलीजन में होता है। जी नहीं, सिख रिलीजन में भी हमें स्केड्यूल कास्ट देखने को मिलता है, इसीलिए पंजाब में हमें बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ एससी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग 1950 की बात करें तो ये जो कमीशन आज हमें देखने को मिलती है उसका नाम पहले स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी हुआ करता था, यानी एससी और एसटी के लिए अलग अलग कमीशन नहीं होता था, एक सिंगल ऑफिसर ही था। लेकिन बाद में फिर इसके बाद एक 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 38 में जो हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन के तौर पर इसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि 1950 में इसी आर्टिकल 338 को हम कहते थे स्पेशल ऑफिसर और स्पेशल पर्सन फॉर एससी एंड एसटी
1965 में हम इसे बेसिकली कहने लगते हैं, माफ करिएगा 1990 में हम इसे कहने लगते हैं स्पेशल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी या फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। लेकिन उसके बाद फाइनली 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत ये जो एससी और एसटी है इनके लिए अलग अलग कमीशन कर दी जाती है और फाइनली आज का वर्तमान का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जहां पर आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड आर्टिकल 338A में हमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एससी एसटी कमीशन दोनों में कुल मिलाकर आपको 5 लोग देखने को मिलते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और इसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं। इनका टेन्योर कितना होगा वो भारत के राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। वैसे आज की तारीख में अगर बात करें तो राष्ट्रपति ने इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का रखा है और कोई भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर 2 बार से ज्यादा बार इस पर्टिकुलर कमीशन का मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि इनके टेन्योर की एक लिमिट है, यानी मैक्सिमम 2 बार ही कोई भी पर्सन यहां पर बेसिकली आ सकता है। ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है और याद रखनी है। अब अगर हम लोग इनके फंक्शंस की बात करें तो एससी और एसटी कमीशन जो है वो बेसिकली एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए ही पूरे फंक्शन लेती रहती है। जैसे कि अगर इनके जो राइट्स हैं या फिर बेसिकली इनके जो अधिकार हैं उनको सेफगार्ड करना, किसी भी तरीके की कंप्लेंट अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ की जाती है एससी एसटी के व्यक्ति के द्वारा तो उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को एड्रेस करना और इनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है एससी एसटी कम्युनिटी का, उसके लिए यहां पर एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर साल दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पार्लियामेंट में भेजते हैं और फिर रिकमेंडेशन यहां पर मेजर किए जाते हैं और अगर वो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को सही लगते हैं तो गाइडलाइंस के हिसाब से नए नियम कानून जो है वो बनाए जाते हैं। और इसके अलावा एससी एसटी कमीशन अगर किसी भी तरीके के और फंक्शंस ऐड अप करना चाहती है अपने पूरे के पूरे क्राइटेरिया में तो उसके लिए भी गाइडलाइंस दी जाती है। एक चीज आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखनी है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए ही फंक्शंस को निर्धारित नहीं करती या फिर फंक्शंस को ही फॉलो नहीं करती, लेकिन जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है जो अगेन आपकी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका भी ख्याल रखती है। वैसे तो 2020 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट के द्वारा और हर राज्य और यूनियन टेरिटरी की विधानसभा में उस राज्य के गवर्नर या अगर दिल्ली की बात करें या यूटी की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर नॉमिनेशन का रिजर्वेशन है वो 2020 में खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सरकार को एक चीज और याद आई कि एससी और एसटी कमीशन की रखवाली तो हम लोग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी कमीशन का क्या, ओबीसी कम्युनिटी का क्या, जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लास भी कहलाते हैं। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 लेकर आती है और आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज सी में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो है उसको यहां पर पूरी तरीके से बना दिया जाता है। अब अगर हम लोग इसकी दूसरी पावर्स की बात करते हैं तो इनको पावर बहुत ज्यादा दी गई है। इनकी पावर जो है वो बेसिकली उतनी ही है कंप्लेंट के मैटर में जितनी सिविल कोर्ट में आपको देखने को मिलती है किसी जज की। यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किसी भी पर्सन को समन भेज सकता है, उसको अपने सामने बुला सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट किसी भी ऑफिस से या फिर चलते केस में किसी भी कोर्ट से मंगवाए जा सकते हैं, किसी भी तरीके के जो एविडेंस है वो मंगवाए जा सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड किसी भी तरीके का मंगवाया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है वो अपने हिसाब से पोर्ट्रे भी कर सकती है, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। अब साल दर साल हमें यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे देखने को मिल रहा है शेड्यूल्ड कास्ट के करीबन हर सोशल एस्पेक्ट में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर साल बाकी कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अपनी एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहां पर भेजी जाती है और स्टेट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो वो गवर्नर को भी भेजी जाती है। और ये जो बेसिकली रिपोर्ट है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा हर साल पार्लियामेंट या पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी प्रेजेंट की जाती है। और अगर वो रिकमेंडेशन सही लगती है एमपी या एमएलए या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर बेसिकली माइनॉरिटी अफेयर्स या बैकवर्ड कम्युनिटी अफेयर्स मिनिस्टर को, तो उस पर अलग अलग तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। नई गाइडलाइन के साथ धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट काफी हद तक हो चुका है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, सो फॉर दैट
प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको जीएस पेपर 2 की पॉलिटी में ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे, तो उसके लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।